हेलो एवरीवन। आज अपन चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड के एमसीक्यू करेंगे और ये है पार्ट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है टू नो एनीथिंग, किसी भी चीज को जानना, ये क्या है? टू नो एनीथिंग। ऑप्शन ए है साइंस, ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है साइंस। किसी भी चीज को जानने को साइंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड। लाइट की स्टडी को क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन ऑप्टिक्स, दूसरा थर्मोडायनेमिक्स, तीसरा मैकेनिक्स, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो ऑप्टिक्स में क्या पढ़ाई करते हैं अपन? किस चीज की पढ़ाई करते हैं? लाइट की, ऐसा आप जानते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्टिक्स होगा। नेक्स्ट है ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद स्टडी ऑफ बॉडी एट मोशन और रेस्ट। बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है मैकेनिक्स बोलते हैं इसको। बॉडी एट मोशन और रेस्ट, इसकी स्टडी को मैकेनिक्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी विदाउट कॉज। मोशन की स्टडी तो कर रहे हैं लेकिन उसके कॉज की स्टडी नहीं कर रहे। तो ये थर्मोडायनेमिक्स है, ऑप्टिक्स है, काइनेमेटिक्स है या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में मोशन की स्टडी करते हैं विदाउट कॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी विथ कॉज। मोशन कर रही है और उसके कॉज की भी स्टडी करते हैं। तो ऑप्शन है ए है थर्मोडायनेमिक्स, बी है ऑप्टिक्स, सी है डायनेमिक्स और डी है नन। क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा इसका डायनेमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ हीट टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर की स्टडी जिस फिजिक्स की ब्रांच में करते हैं उसका नाम क्या है? पहला ऑप्शन थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा ऑप्शन ऑप्टिक्स, तीसरा मैकेनिक्स और चौथा नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हीट की, टेम्परेचर की स्टडी करी जाती है। द वर्ड साइंस ओरिजिनेट फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंटिया, जिसका मतलब क्या होता है? टू नो, टू सी, टू एक्सपीरियंस या टू ऑब्जर्व। साइंस वर्ड साइंटिया वर्ड से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? चार ऑप्शन है आपके सामने। करेक्ट आंसर है टू नो, किसी भी चीज को जानना, ये है साइंस। क्वेश्चन नंबर 8 एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिनोमिना आर डील्ड बाय। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिनोमिना किस चीज में डील करते हैं? न्यूटोनियन मैकेनिक्स में करते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में करते हैं, अप्लाइड मैकेनिक्स में या क्वांटम मैकेनिक्स में। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इनके बिहेवियर की पढ़ाई किस में करते हैं? करेक्ट आंसर है इन सबकी स्टडी क्वांटम मैकेनिक्स में करी जाती है। अगला क्वेश्चन है साइंटिफिक मेथड इज। साइंटिफिक मेथड क्या होता है? ए प्रिस्क्राइब्ड मेथड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग फिनोमिना, एक्वायरिंग न्यू नॉलेज या ए प्रोसीजर ऑफ पॉजिटिंग न्यू हाइपोथेसिस, या टेक्निक फॉर इन्वेस्टिगेशन फिनोमिना एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, या मेथड फॉर प्रपोजिंग न्यू थ्योरी। चार ऑप्शन है आपके सामने। साइंटिफिक मेथड इनमें से किससे रिलेटेड है? तो करेक्ट आंसर है साइंटिफिक मेथड क्या है? टेक्निक है। मेथड क्या है? वो टेक्निक है, ताकि इन्वेस्टिगेशन करें किसी फिनोमिना की और नई नई नॉलेज हासिल करें। अगला क्वेश्चन है साइंटिफिक थ्योरी। ऑप्शन है कैन नॉट बी चेंज्ड बट कैन बी रिफॉर्मुलेटेड, इज फिक्स्ड वंस फॉर ऑल बट इट इज लॉजिकल, is changed to suit new fashion among the scientists, can be revised if required to fit new phenomena or data।
तो साइंटिफिक थ्योरी किसी ने दे दी, किसी साइंटिस्ट ने दे दी, तो उसमें क्या कर सकता है कोई, कभी कोई चेंज नहीं कर सकता है, ऐसा बहुत सारे ऑप्शंस में दे रखा है। साइंटिस्टों के हिसाब से अलग अलग, साइंटिस्टों के हिसाब से अलग अलग चीज़ यूज हो सकते हैं, या टाइम के अकॉर्डिंग रिवाइज कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े। 4 ऑप्शन है आपके सामने। करेक्ट आंसर है डी, कोई भी साइंटिफिक थ्योरी को अपन रिवाइज कर सकते हैं अगर रिक्वायर्ड है तो। अगला है इफ मैनी फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन बाय सिंगल लॉ, तो इसे क्या बोलते हैं, रिडक्टेंस बोलते हैं, यूनिफिकेशन, बोथ या नन ऑफ दीज। बहुत सारे फिनोमिना एक सिंगल लॉ की मदद से एक्सप्लेन अगर कर दिए जाएं तो इसे फिजिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं, इसे फिजिक्स की भाषा में यूनिफिकेशन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल फर्स्ट स्टेप इन अप्लाइंग द साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड अपनाने की पहली स्टेप क्या है, टेस्ट करना, फॉर्मुलेटिंग ए हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चन, बिल्डिंग ए थ्योरी। सबसे पहले क्या करा जाता है, तो करेक्ट आंसर है कोई क्वेश्चन फॉर्मुलेट करा जाता है, फिर उसको सोचते हैं, उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। अगला है फिजिक्स इज अ अप्लाइड साइंस, मैथमेटिकल साइंस, इंजीनियरिंग साइंस या नेचुरल साइंस। फिजिक्स क्या होती है इन चारों में से। करेक्ट आंसर है फिजिक्स नेचुरल साइंस होती है। नेचर को जानना, उसे फिनोमिना, डे नाइट, रोटेशन, रिवोल्यूशन, ये सब जानना, ये है फिजिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स कुड नॉट एक्सप्लेन fall of body on earth, some of the most basic features of atomic phenomena, movement of particle, flight of rocket। इनमें से न्यूटन के मैकेनिक्स से क्या नहीं समझा जा सकता है, बॉडी गिर रही है, ठीक है, एटॉमिक फिनोमिनाज, प्लैनेट का मूवमेंट, रॉकेट का फ्लाइट, क्या चीज न्यूटन के द्वारा नहीं समझाई जा सकती, न्यूटन के फिनोमिना के द्वारा। आंसर है एटॉमिक फिनोमिनाज को। अगला क्वेश्चन है द एरोप्लेन वर्क्स ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, न्यूक्लियर फ्यूजन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या बर्नौली थ्योरम। एरोप्लेन किस चीज पर बेस्ड है, उसकी फ्लाइट। करेक्ट आंसर है एरोप्लेन बर्नौली थ्योरम पर बेस्ड होता है। अगला क्वेश्चन न्यूक्लियर रिएक्टर वर्क ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल, बर्नौली थ्योरम, न्यूक्लियर फिजन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा साइंटिफिक प्रिंसिपल लगता है, बर्नौली थ्योरम लगेगी, या न्यूक्लियर फिजन होता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बनती है वहां पे, या लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो करेक्ट आंसर है फिजन। यूरेनियम का प्लूटोनियम का फिजन होके हीट निकलती है, उससे की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, हु डिस्कवर न्यूट्रॉन, गैलीलियो, चैडविक, सीवी रमन या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, भाई इलेक्ट्रॉन भी वेव के रूप में चलते हैं, ये किसने बताया था, रॉन्टजन ने बताया था, पाउली ने, डी ब्रॉय ने या आइंस्टीन ने, किसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का भी वेव नेचर होता है। आंसर है डी ब्रॉय ने। नेक्स्ट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, मैक्सवेल, फैराडे, आइंस्टीन या पाउली। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किस साइंटिस्ट ने बताई थी। करेक्ट आंसर है आइंस्टीन ने बताई थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल, जनरेटर में कौन सा प्रिंसिपल लगता है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, न्यूक्लियर फ्यूजन, बर्नौली थ्योरम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जनरेटर में कौन सा प्रिंसिपल आता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड्स लगते हैं कॉइल पर, तो क्या होगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगला क्वेश्चन है साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻10 मीटर, 10⁻14, 10⁻9, 10⁻12। न्यूक्लियस की साइज अप्रोक्सीमेटली इनमें से किसके इक्वल होगी। तो न्यूक्लियस की साइज के बारे में क्वेश्चन है, और क्या होगा करेक्ट आंसर, 10⁻14 मीटर के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी।
अगला क्वेश्चन है द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स वाज डिस्कवर्ड बाय। भाई लाइट की स्कैटरिंग होती है मॉलिक्यूल्स के द्वारा, किसने बताया था ये? जे बार्डिन ने, आइंस्टीन ने, सीवी रमन ने या न्यूटन ने? तो लाइट की स्कैटरिंग होती है मॉलिक्यूल्स के द्वारा, किन साइंटिस्ट ने बताया था? चार ऑप्शन आपके सामने। तो करेक्ट आंसर है सीवी रमन ने बताया था कि भाई मॉलिक्यूल्स भी लाइट को स्कैटर करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी यूजेस न्यूटन सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ? सेकंड लॉ भी लग रहा है उसमें, थर्ड लॉ भी लग रहा है। जनरेटर में, रेडियो टेलीविजन में, रॉकेट propulsion में या नन? ये जनरेटर जब वर्क कर रहा है तो फर्स्ट सेकंड लॉ, सेकंड थर्ड लॉ लग रहा है क्या? रेडियो काम कर रहा है तो सेकंड थर्ड लॉ लग रहा है क्या? रॉकेट उड़ रहा है तो, या इनमें से कुछ भी, कहीं में नहीं लग रहा। तो करेक्ट आंसर है रॉकेट प्रोपल्शन में एक्शन रिएक्शन लॉ भी लग रहा है, मोमेंटम लॉ भी लग रहा है, दोनों चीजें लग रही है। अगला क्वेश्चन है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक, आइंस्टीन, न्यूटन या फैराडे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किन साइंटिस्टों ने बताया था, या किन साइंटिस्ट ने बताया था? तो आंसर है फैराडे ने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगला है हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बर्नौली थ्योरम, न्यूक्लियर फ्यूजन या लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? हीट इंजन में और रेफ्रिजरेटर में कौन सा साइंटिफिक प्रिंसिपल काम आता है? चार ऑप्शन आपके सामने। करेक्ट आंसर है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगला क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड कॉस्मिक रेज? जे जे थॉमसन, हैस, लॉरेंस या युकावा? किन्होंने डिस्कवर करा था कॉस्मिक रेज? सबसे पहले कॉस्मिक रेज के बारे में किन साइंटिस्ट ने बताया था? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा हैस। हैस नाम के साइंटिस्ट ने कॉस्मिक रेज के बारे में बताया था। अगला द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीमेन आर कंडक्टेड एट एटॉमिक लेवल, आयनिक लेवल, मॉलिक्यूलर या नन? तो बायोलॉजिकल स्पीसीमेन की जो स्टडी करते हैं किस लेवल पर जाके करते हैं? करेक्ट आंसर है मॉलिक्यूलर लेवल पर करी जाती है। अगला है द फिजिकल साइंस डील्स विद स्टडी ऑफ। फिजिकल साइंस में क्या पढ़ते हैं? लिविंग थिंग्स पढ़ते हैं, नॉन लिविंग, दोनों या नन ऑफ दीज? जो फिजिकल साइंस होती है उनमें क्या चीज पढ़ी जाती है? लिविंग चीजों के बारे में पढ़ते हैं या नॉन लिविंग, या दोनों के बारे में पढ़ते हैं, या इनमें से किसी के बारे में नहीं पढ़ते? करेक्ट आंसर है नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड। स्टार के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, यूनिवर्स के बारे में ये स्टडी क्या कहलाती है? एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी या सेस्मोलॉजी? करेक्ट आंसर है एस्ट्रोनॉमी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है डैश वाज डिस्कवर्ड बाय हाइजन। हाइजन ने क्या चीज डिस्कवर करी थी? तो हाइजन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा यहां पर क्या डिस्कवरी थी ये पूछा जा रहा है। जल्दी से सोचें, हाइजन ने क्या डिस्कवर करा था? और रिप्लाई करें कमेंट बॉक्स में जल्दी से। फटाफट रिप्लाई करें, हाइजन ने क्या डिस्कवर करा था? फटाफट रिप्लाई करें। जल्दी से फटाफट सोचें, हाइजन ने क्या डिस्क्राइब करा था? हाइजन के बारे में क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है। तो करेक्ट आंसर है हाइजन ने क्या करा था? वेव थ्योरी। हाइजन ने वेव थ्योरी डिस्क्राइब करी थी। अगला क्वेश्चन है डैश वाज डिस्कवर्ड बाय हबल। हबल ने क्या डिस्कवर करा था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। हबल ने क्या डिस्कवर
डिस्कवर्ड करा था? बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे हबल, उनके नाम पर अभी भी हबल टेलीस्कोप, आपने सुना होगा नाम, हबल टेलीस्कोप नाम सुना होगा। तो करेक्ट आंसर है एक्सपांडिंग यूनिवर्स। हबल ने क्या डिस्कवर करा था? एक्सपांडिंग यूनिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश इज ऑलवेज अट्रैक्टिव व्हाइल डैश फोर्सेस कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। कौन से फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं और कौन से अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकते हैं? तो आंसर है ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, और जो कूलम्ब फोर्स होता है, कूलम्ब फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स लगता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है द वीक न्यूक्लियर फोर्स इज डैश टाइम स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स से कितना स्ट्रॉन्ग है? आंसर है 10 पावर 25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। अगला क्वेश्चन, the electromagnetic force are dash time stronger than the gravitational force and dash time stronger than the weak nuclear force। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशन फोर्स से कितना स्ट्रांग है? आंसर है 10 पावर 36 टाइम्स। और वीक न्यूक्लियर फोर्स से कितना स्ट्रांग है? आंसर है 10 पावर 11 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पाई मेजॉन इज फील्ड पार्टिकल ऑफ। कौन से फोर्स में पाई मेजॉन इधर से उधर जाते हैं? कौन से फोर्स में पाई मेजॉन फील्ड पार्टिकल है? तो आंसर है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और फील्ड पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जब लगता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब लगता है तो दो पार्टिकलों के बीच में क्या चीज एक्सचेंज होती है? आंसर है फोटोन। अगला क्वेश्चन है डैश इज द लॉन्ग रेंज फोर्स। कौन सा है लॉन्ग रेंज फोर्स और कौन सा है शॉर्ट रेंज फोर्स? तो आंसर है जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये बड़ी दूरी तक लगता है, इनफाइनाइट तक लगता है, इसे बोलते हैं लॉन्ग रेंज फोर्स। और जो न्यूक्लियर फोर्स है वो न्यूक्लियस के अंदर अंदर तक लगता है, उसे बोलते हैं शॉर्ट रेंज फोर्स। अगला क्वेश्चन है वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा है? सबसे वीक फोर्स कौन सा है नेचर का? तो आंसर है सबसे वीक फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है नेचर का? सबसे पावरफुल फोर्स, चार फंडामेंटल फोर्स होते हैं उनमें सबसे पावरफुल फोर्स कौन सा है? तो आंसर है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर का, ये 10 पावर 38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशन फोर्स से। नेक्स्ट, रेंज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स कितनी दूर तक लगता है? तो अभी डिस्कशन हुआ है ग्रेविटेशन फोर्स कितनी दूर तक लगता है? बहुत दूर तक लगता है, इनफाइनाइट तक लगता है। अगला क्वेश्चन है रेंज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां तक लगता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है फ्यू किलोमीटर तक, कुछ किलोमीटर तक लगता है, कुछ किलोमीटर तक ही लग पाता है। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्स कहां तक लग पाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें। न्यूक्लियर फोर्स कहां तक लग पाता है? आंसर है विद इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर अंदर तक लग पाता है। न्यूक्लियस की साइज 10 पावर -10 मीटर होती है, उसके अंदर अंदर तक लग पाता है। अगला, कैरियर पार्टिकल ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स के कैरियर पार्टिकल कौन है?
एक बॉडी से दूसरी बॉडी के बीच में वो पार्टिकल जा रहे हैं और ग्रेविटेशन फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो पार्टिकल कौन सा है? आंसर है ग्रेविटॉन। अगला क्वेश्चन है कैरियर पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, ऐसे कौन सा पार्टिकल है जिनसे न्यूक्लियर फोर्स बन रहा है? दो इंटरन्यूक्लियर पार्टिकल आपस में बंधे हुए हैं, तो उनके बीच में जो एक्सचेंज पार्टिकल है उनका नाम क्या है? आंसर इज पाई मैजॉन। अगला क्वेश्चन, फोर्स दैट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, वह फोर्स जो कि हमेशा ही अट्रैक्टिव होता है। तो आंसर है ग्रेविटेशन फोर्स। ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स बिटवीन टू मासेस आर कॉल्ड, दो मासेस के बीच के फोर्स को क्या बोलते हैं? आंसर है ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है G(m1 मास 2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर), जहां पर कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। नेक्स्ट है फोर्स बिटवीन टू चार्ज, दो प्लस होंगे तो रिपेल करेंगे, दो माइनस होंगे वो भी रिपेल करेंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा ये अट्रैक्ट करेंगे। तो फोर्स का नाम क्या है जो इनके बीच में लग रहा है? तो आंसर है कूलॉम फोर्स, जिसको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला भी याद रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर, जहां पर K को कूलॉम कांस्टेंट बोलते हैं, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियर फोर्स इज डैश टाइम स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशन फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशन के मुकाबले कितना स्ट्रॉन्ग है? तो आंसर है 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है न्यूक्लियर फोर्स, किससे? ग्रेविटेशन फोर्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट इज, जैसा अभी फॉर्मूला अपन ने देखा F इक्वल्स टू G(m1 m2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर), इस फॉर्मूले में G को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ कूलॉम कांस्टेंट, तो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स लगता है K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर, यहां पर इस K को कूलॉम कांस्टेंट बोलते हैं जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 और यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, इसे कूलॉम कांस्टेंट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है इफ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ देन इट एक्वायर, अगर ग्लास की रॉड को, अगर मान लीजिए ग्लास की रॉड है और मान लीजिए सिल्क का क्लॉथ है, इस पे रब करेंगे तो ग्लास रॉड पे क्या चार्ज आएगा? तो ग्लास से कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क में ट्रांसफर हो जाएंगे और अगर किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए तो उस पे क्या आता है? पॉजिटिव, और जिस पे जाता है उस पे क्या आता है? नेगेटिव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्लास रॉड अक्वायर्ड पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, नन। तो निश्चित रूप से यहाँ पर क्या दिख रहा है? पॉजिटिव चार्ज आएगा ग्लास रॉड पर। अगला क्वेश्चन है इफ एबोनाइट रॉड इज रब्ड विद वुलन क्लॉथ देन इट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, मे बी पॉजिटिव नेगेटिव और नन। तो जब एबोनाइट की रॉड को वुलन क्लॉथ से रब करा जाता है तो वूल से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो जाते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसलिए इसको नेगेटिव और वूल को क्या बोल देंगे? पॉजिटिव। तो करेक्ट आंसर होगा कि एबोनाइट रॉड पर क्या चार्ज एक्वायर होगा? नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए बॉडी ऑफ चार्ज Q is touched with another neutral body the new charge on each is Q, Q/2, Q/4 या none। तो बोल रहे हैं कि एक बॉडी का चार्ज Q है और दूसरी बॉडी का कोई चार्ज नहीं है, अब दोनों को टच कर दिया जाए तो क्या होगा? देखिए टच करते हैं तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है,
और चार्ज ऐसा जाता रहेगा जब तक कि दोनों का बराबर ना हो जाए। तो पहले का चार्ज q, दूसरे का चार्ज 0 और दोनों में बांट दिया, दो में बांट दिया तो डिवाइड बाय 2। तो टोटल अब हर एक का कितना हो जाएगा, q/2 q/2। तो करेक्ट आंसर है कितना हो जाएगा हर एक का, q/2। ऐसे ही एक बॉडी का चार्ज 2q है, उसको टच करा एक दूसरी बॉडी से जिसका चार्ज 8q है, तो हर बॉडी पे चार्ज कितना हो जाएगा। आंसर है q, q/2 q/4 या नन। तो एक बॉडी का चार्ज तो 2q है और दूसरी बॉडी का 8q है। तो अब टच करेंगे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा और फाइनल चार्ज क्या हो जाएगा, इसको पता करना है। तो दोनों को ऐड कर दें, टोटल चार्ज अब क्या करें, डिवाइड बाय 2। तो दिस इज 10q/2। आंसर हो जाएगा दोनों का कितना हो जाएगा, 5q हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर नन आंसर दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है, कॉपर स्फीयर आर प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर अपार्ट ऑफ मास 0.5 kg ईच, ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन दैम इज 6.6 into 10 power minus 11, 6.67 into 10 power minus 10, 19 या नन। जल्दी से करके देखें क्या आंसर होगा। तो जो फॉर्मूला आप काम लेंगे इसको करने के लिए, वो फॉर्मूला है g मास 1 मास 2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज लेंगे और सॉल्व करिए। तो करेक्ट आंसर होगा 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11। जी की वैल्यू रखेंगे 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11, मास 1.5 kg, मास 2 भी 0.5 kg अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, दैट इज 50 अपॉन 100। पॉइंट हट के नीचे 10 और 10 आ जाएगा और ये 10 और 10 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। अगेन ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अगेन इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचा है अपने पास, 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11, ये आंसर बचा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेटेलिक स्फीयर ए एंड बी हैव चार्ज 6.5 into 10 power minus 7 are separated by 50 centimeter. The Coulomb force between them is ऑप्शन है 1.5 into 10 power minus 11, 1.5 into 10 power minus 2, 1.5 into 10 power minus 6 या इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन करने के लिए फॉर्मूला आप यूज करें k q1 q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर, जहां पर k की वैल्यू रखी है 9 into 10 power 9, चार्ज 1 6.5 into 10 power minus 7 और अगेन q2 भी वही है 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 7 और डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, मीन्स 50 अपॉन 100 और 2 बार लिखना पड़ेगा, d स्क्वायर है। इसको सॉल्व करना है, करके देखिए जल्दी से सॉल्व क्या आएगा आंसर। इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को फटाफट करके देखिए और कमेंट बॉक्स में लिखें क्या आंसर आएगा। तो करेक्ट आंसर आएगा 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 2। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम mv कांस्टेंट होता है या mvr कांस्टेंट होता है या any कांस्टेंट होता है या नन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग इन चार में से क्या सही होगा। तो करेक्ट आंसर है मास इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, मतलब मास 1 इंटू वेलोसिटी 1 इक्वल्स टू मास 2 इंटू वेलोसिटी 2, ऐसा अपन बोल सकते हैं। या पूरा अगर लंबी इक्वेशन लिखे तो m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम mv कांस्टेंट होता है या mvr कांस्टेंट होता है या any या नन। इस बार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। तो जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है तो उसके लिए ये क्वांटिटी कंजर्व रहती है एंगुलर मोमेंटम। तो वो क्या है,
तो करेक्ट आंसर है MVR, मास, वेलोसिटी और रेडियस, ये कंजर्व रहती है। अगला क्वेश्चन है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। प्रोटॉन पे भी यही होता है, बस प्लस में होता है। प्रोटॉन का भी यही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बट पॉजिटिव में। अगला क्वेश्चन है चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज, न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या रहता है? तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, इट हैज नो चार्ज। नेक्स्ट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। अगला क्वेश्चन है मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास क्या होता है? तो प्रोटॉन का मास होता है 1.672 इंटू 10⁻27 kg। अगला क्वेश्चन है मास ऑफ न्यूट्रॉन इज, ये बेसिक चीजें हैं जो अपन को बिल्कुल ध्यान होनी चाहिए। न्यूट्रॉन का मास होता है 1.674 इंटू 10⁻27 kg, जिसको अप्रोक्सीमेटली 1 U लिख दिया जाता है, और मास ऑफ प्रोटॉन को भी 1 U अप्रोक्सीमेटली लिख दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू, 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? तो 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10 मीटर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी, हेनरी बैक्यूरेल, हार्ट्ज, रदरफोर्ड या नन? रेडियो एक्टिविटी का मतलब किसी मटेरियल का अपने आप ही टूटता जाना। तो किन्होंने सबसे पहले ये बताया था रेडियो एक्टिविटी के बारे में? आंसर है हेनरी बैक्यूरेल ने बताया था। नेक्स्ट है द मैन हु नोन एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन या नन? किनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर है गैलीलियो को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है द पर्सन हु हैज बीन अवार्डेड फादर ऑफ फिजिक्स इन 20th सेंचुरी, फादर ऑफ फिजिक्स का अवार्ड किनको मिला? हेनरी बैक्यूरेल को, न्यूटन को, आइंस्टीन को, या किसी को नहीं मिला? तो करेक्ट आंसर है आइंस्टीन को फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस इज एक्सप्लोरिंग डैश एंड डैश फ्रॉम व्हाट वी सी अराउंड अस। तो साइंस क्या है? इनमें से 4 ऑप्शन, एक्सपेरिमेंट एंड प्रिडिक्ट करना, वेरिफिकेशन एंड प्रिडिक्ट करना, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव करना, या नन ऑफ दीज। तो साइंस में एक्सपेरिमेंट भी करे जाते हैं, एक्सप्लोर भी करा जाता है, प्रिडिक्ट भी करा जाता है, जो अपन भी चीजें आसपास देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, द बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स आर यूनिवर्सल, फिजिक्स के लॉज यूनिवर्सल हैं, इसका मतलब क्या है? सेम लॉ कैन अप्लाइड वाइडली, एक लॉ बहुत सारी जगह लगा सकते हैं। सेम लॉ डू नॉट अप्लाइड ऑन मार्स एंड स्टार, मार्स और स्टार पे अलग अलग जगह पे एक ही लॉ से कोई चीज नहीं समझी जा सकती। बोथ या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है कि एक ही लॉ बहुत सारे डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट में अपन यूज कर सकते हैं। अगला है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन एनर्जी मास रिलेशन इक्वल्स टू m/c mc स्क्वायर mc या m/c²। c स्पीड ऑफ लाइट है, m मास। तो आइंस्टीन की बहुत ही फेमस इक्वेशन है, इनमें से 4 है, कौन इन 4 ऑप्शन में से कौन है? तो करेक्ट आंसर है E इक्वल्स टू mc²। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक थ्योरी इज एक्सेप्टेड इफ द थ्योरी इज अप्रूव्ड बाय पैनल ऑफ पीपल आफ्टर स्टडीइंग द थ्योरी ओनली, the theory is derivable from other theory logically, the theory is very simple, elegant or very complicated, prediction of theory are confirmed by experiment। तो साइंटिफिक थ्योरी कब अप्रूव होगी? जब बहुत सारे लोग मिलकर उसको अप्रूव कर देंगे, या बहुत सिंपल हो थ्योरी, ठीक है ना, या इजीली डिराइव हो सके, या उसको एक्सपेरिमेंट से कंफर्म करा हो, क्या सही है? तो आंसर है 4th ऑप्शन, प्रेडिक्शन ऑफ थ्योरी आर कंफर्म्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट कंफर्म हो रहा है तभी उस थ्योरी को एक्सेप्ट करा जाता है। अगला है द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज दैट न्यूक्लियर फोर्स हैव लॉन्ग रेंज कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर रेंज आर mediated by photon compared to gluon from electromagnetic force, nuclear force do not depend on charge, nuclear force are weak compared to electromagnetic force।
क्या होगा, क्या इसमें से सही होगा? तो करेक्ट आंसर है न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पर डिपेंड नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, नो फिजिसिस्ट हैज एवर सीन एन इलेक्ट्रॉन येट ऑल फिजिसिस्ट बिलीव दैट इलेक्ट्रॉन आर देयर, एग्जिस्टेंस पे बिलीव करते हैं। एन इंटेलिजेंट बट सुपरस्टिशन मैन एडवांसेस दिस एनालॉजी टू आर्ग्यू दैट गोस्ट एग्जिस्ट इवन दो नो वन हैज सीन, हाउ वुड यू रिफ्यूज हिज आर्ग्यूमेंट? तो किसी भी फिजिसिस्ट ने इलेक्ट्रॉन देखा तो नहीं, लेकिन हाँ उसका एग्जिस्टेंस मानते हैं। तो एक सुपरस्टिशन था पर्सन, उसने बोला कि गोस्ट भी होते हैं, है ना, लेकिन वो दिखते नहीं है, जैसे इलेक्ट्रॉन नहीं दिखता वैसे दिखते नहीं है। तो हाउ विल यू रिफ्यूज दिस आर्गुमेंट? तो साइंस डज नॉट डील विद गोस्ट बिकॉज दे डू नॉट एग्जिस्ट। इलेक्ट्रॉन हैव बीन डिस्कवर्ड बाय ग्रेट साइंटिस्ट बट नो ग्रेट साइंटिस्ट क्लेम टू फाइंड गोस्ट। देयर इज नो साइंटिफिक स्टडी ऑफ गोस्ट। Existence of electron can be demonstrated by experiments, but existence of ghost cannot be. चार ऑप्शन में से क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस तो एक्सपेरिमेंट से पता चल चुका है। डेविसन जर्मन ने एक्सपेरिमेंट करे थे, उनसे पता चल गया, और भी साइंटिस्ट लोगों ने करे, उनसे पता चल गया, लेकिन गोस्ट का एग्जिस्टेंस कोई एक्सपेरिमेंट से प्रूव नहीं हुआ है। अगला है, इन एवरी कंजर्वेशन प्रिंसिपल a physical quantity like mass is converted into energy. A physical quantity changes to form of energy. A physical quantity, for example total momentum, does not change in the phenomena. The quantity has same value before and after phenomena. A physical quantity like energy is converted into mass. तो कंजर्वेशन प्रिंसिपल में इन चार में से हमेशा क्या लगता है, वो होना ही चाहिए। तो करेक्ट आंसर है कि जो टोटल मोमेंटम है does not change in the phenomena. The quantity has same value before and after the phenomena. उस quantity की before और after phenomena same value होनी चाहिए, तभी वो conservation principle कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, on which law the principle of rocket propulsion based? Newton first law, law of gravitation, thermodynamics, या none of them? तो ऐसा क्वेश्चन अभी आया था, तो फटाफट सोचिए क्या होगा आंसर। तो आंसर होगा इनमें से कुछ नहीं, रॉकेट प्रोपल्शन तो सेकंड और थर्ड लॉ पे बेस्ड है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मॉरलिटी एंड साइंस? मॉरलिटी और साइंस में क्या रिलेशन है? मॉरलिटी कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम साइंटिफिक प्रिंसिपल। मॉरलिटी इज नॉट सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइंस। साइंस हैज प्रूव्ड दैट मॉरलिटी इज इम्प्रैक्टिकल, साइंस इज इमोरल। तो क्या हुआ करेक्ट आंसर? क्या मॉरलिटी साइंस में आती है क्या? साइंस में मॉरलिटी की भी पढ़ाई करते हैं क्या? मॉरल्स की भी पढ़ाई करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं करते। इट इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ मैटर ऑफ साइंस। मॉरलिटी साइंस में क्या पढ़ेंगे? साइंस में तो एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे, नैतिक चीजें, मॉरलिटी क्या पढ़ेंगे अपन? अगला क्वेश्चन है, द सन रिलीजेस एनर्जी कमिंग फ्रॉम वीक इलेक्ट्रिकल फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। तो सन में भाई न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, तो ऑप्शन होगा डी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं। अगला है, यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज। एंगुलर मोमेंटम की यूनिट क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियाई, इसे बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो मास को केजी में नापते हैं, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में, और रेडियस को मीटर में। तो केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल बट साइंस इज द आर्ट ऑफ सॉल्युबल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट सुटेड दिस? भाई पॉलिटिक्स में तो आर्ट ऑफ पॉसिबल है, किसी भी चीज को पॉसिबल बना देते हैं, हाँ भाई ये हो सकता है, कुछ बोलना ही तो है उनको, और करना क्या है। लेकिन साइंस इज द आर्ट ऑफ सॉल्युबल, साइंस में तो प्रैक्टिकल काम होते हैं, हाँ भाई सॉल्युबल है तो है, नहीं है तो नहीं है, मतलब हो सकता है तो ठीक है, नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। तो साइंस में तो सब चीजें प्रैक्टिकली करके देखी जाती है ना। पॉलिटिक्स में तो खाली पॉसिबिलिटी बता देते हैं, खाली बोलना है मुंह से, और करना क्या है। तो साइंटिस्ट लुक्स फॉर द सॉल्यूशन दैट कैन बी रेडिली टेस्टेड, इम्प्लीटेड एंड प्रैक्टिकल। साइंटिस्ट लुक फॉर द सॉल्यूशन दैट आर इम्पॉसिबल टू वेरीफाई, बोथ या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है कि साइंस आर्ट ऑफ सॉल्युबल है, इसका मतलब वहां पे प्रैक्टिकल करेंगे, टेस्ट करेंगे, फिर इंप्लीमेंट करेंगे हर चीज को, ऐसा कुछ नहीं होगा, खाली बोलने से काम नहीं चलेगा पॉलिटिक्स जैसा। तो इस तरह से ये अपने 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, लेवल 1 कंप्लीट हो गया है, इनको आपको अच्छे से कर लेना है, और इसके बाद लेवल 2 जल्दी आएगा। थैंक यू।